नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज टुडे के 4 अगस्त के अंक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। इसरो द्वारा लद्दाख में होप एनोलॉग मिशन का उद्घाटन किया गया, जिसके चलते होप एनोलॉग मिशन हमारे लिए चर्चा में रहा। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर राज्य नीति जारी की गई, जिसके चलते ट्रांसजेंडर व्यक्ति, उनसे जुड़े हुए अधिकार, उनकी स्थिति इत्यादि मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत में फिशरीज सेक्टर के महत्व पर बल दिया गया, जिसके चलते मत्स्य क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही भारत में खाद्य तेल विनियमन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके चलते एडिबल ऑयल सेक्टर हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो गया। और केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत में अंग प्रत्यारोपण की क्या सफलता है, क्या स्थिति है, इस पर प्रकाश डाला गया, जिसके चलते हम अंग प्रत्यारोपण के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए आज के संक्षिप्त सुर्खियों की, तो उसमें महानदी जल विवाद, मातृवन पहल, साथ ही जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, कोल्ड पूल इत्यादि ये खबरें रही जो चर्चा में बनी रही। तो आज की प्रमुख और संक्षिप्त सुर्खियों को हम एक एक करके कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर के साथ। आज की पहली प्रमुख खबर है लद्दाख में होप एनोलॉग मिशन के उद्घाटन से जुड़ी हुई। देखिए, इसरो ने क्या किया कि जो हमारा तसोकर वैली लद्दाख है, उसमें होप एनोलॉग मिशन का उद्घाटन किया। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर होप है क्या। तो होप की फुल फॉर्म अगर देखें तो यह है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। जब हम आउटपोस्ट की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ या संदर्भ निकलता है वो यह है कि कोई मुख्य गतिविधि चल रही है उससे परे। जैसे सेना के मामले में हमने सुना है कि सेना का प्रमुख शिविर होता है, उससे दूर जो पोस्ट होती है जिससे सीमा प्रबंधन या सीमा देखभाल का कार्य होता है, उसे हम आउटपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार की एक हिमालयन आउटपोस्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, यानी ग्रहों की जो खगोलीय पिंड हैं उनकी खोज को संभव बनाया जा सके। जैसे हम मंगल के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे हम मून इत्यादि के बारे में या चंद्रमा इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, या क्षुद्र ग्रहों की इस प्रकार की कोई खोज करना चाहते हैं, तो यही है होप का अर्थ, यानी हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। अब ये है क्या, आखिर ये पूरा होप है क्या? ये क्रू मेंबर के लिए डिजाइन किया गया एक आवास मॉड्यूल है, जिसे हैबिटेट मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि हमने एक मॉड्यूल बनाया, हमने एक हैबिटेट मॉड्यूल बनाया। इस मॉड्यूल में बिल्कुल उसी प्रकार की दशाएं हमने रखी, उसी प्रकार की स्थितियों को हमने निर्मित किया जिस प्रकार की स्थिति हमें अंतरिक्ष या अन्य ग्रही क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और उसमें हमारा क्रू दल रहेगा, ताकि हम क्रू दल या जब मानव वहां पर रहे तो उसके जीवन से जुड़ी हुई क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार के बदलाव उसके जीनोम्स में आ रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी में आ रहे हैं, इन सब चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, और आगे भविष्य में जब हम मानव युक्त हमारे अभियानों को बाहर भेजें तो क्या संभावनाएं बनती हैं, उन पर विचार कर पाए। तो इसी हेतु क्या किया गया, एक आवास मॉड्यूल, एक हैबिटेट मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। आप देखोगे ये एक यूटिलिटी मॉड्यूल है। क्यों यूटिलिटी? क्योंकि इसमें जो क्रू मेंबर है, जो पूरी व्यवस्था है, उसके संचालन और समर्थन हेतु प्रणाली है। तो होप क्या है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक हैबिटेट मॉड्यूल है, जहां क्रू मेंबर्स रहेंगे, बदल बदल कर क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि जब भविष्य में हम मंगल ग्रह पर या चंद्रमा पर मानव युक्त कोई मिशन या अभियान भेजे तो उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, या उस हेतु हम स्वयं को तैयार कर पाएं। और ध्यान रहे, आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा भारत पहला देश नहीं है जो इस प्रकार की सिमुलेशन इफेक्ट वाली तैयारी कर रहा है, अपितु विश्व के अनेक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, रशिया इत्यादि भी इस दिशा में अग्रसर हैं।
ठीक है, तो इसरो द्वारा स्थापित होप स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। जो अभी मैंने बताया सिमुलेशन इफेक्ट है, यानी ये जो होप है इसमें ऐसी परिस्थितियां होंगी जो अंतरिक्ष में होगी, ताकि भविष्य के अंतरग्रही इंटर प्लेनेटरी प्रकार के हमारे मिशन हैं उनमें अनुसंधान इत्यादि के मामले में हमें सहायता मिल पाए। तो यही है होप एनालॉग मिशन, जिसका उद्घाटन इसरो के द्वारा किया गया है। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण सूचना है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, भारतीय उद्योग और कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो संयुक्त रूप से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य क्या है, मैंने पहले बताया है, एक बार यहां भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल जैसे जो खगोलीय पिंड है उनके वातावरण का हम अनुकरण कर पाए। यानी ये जो होप एनालॉग है ना, ये जो हैबिटेट मॉड्यूल हम डिजाइन कर रहे हैं, जिस हैबिटेट मॉड्यूल का उद्घाटन किया है उसमें उसी प्रकार का माहौल परिस्थितियां रहेंगी जैसे कि अंतरिक्ष में, और इसी को कहा जाता है रियल टाइम सिमुलेशन इफेक्ट। जैसे आप फाइनल परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा के माहौल में जब टेस्ट देने की तैयारी करें तो इसे कहा जाता है कि आप सिमुलेशन हेतु खुद को तैयार कर रहे हैं, या इस प्रकार का टेस्ट आपको सिमुलेशन का अवसर दे रहा है, यानी उसी प्रकार की परिस्थितियों हेतु आप खुद को तैयार कर रहे हो। तो यही इसका उद्देश्य है। अंतरिक्ष जैसे परिवेश में मानव अस्तित्व है ना, जो है मानव स्वास्थ्य और उपकरणों का परीक्षण इत्यादि सब इस प्रकार का जो होप एनालॉग मिशन का हमने उद्घाटन किया है वहां से संभव हो पाएगा। तो इसका उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट है। अब एक और बात, ये जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आखिर होप मिशन में किस किस प्रकार के अध्ययन किए जाएंगे। तो सबसे पहला है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि जब आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आए, आपके आसपास के कुछ पर्यावरण में बदलाव आए, तो उससे आपके जीन्स का यानी आपके जीन का एक्सप्रेशन या उसका व्यवहार किस प्रकार से बदलता है। जब हम इसका अध्ययन करें तो इसे कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। तो यहाँ पर इस जो हैबिटेट मॉड्यूल में ये जो क्रू मेंबर्स रहेंगे उनके एपिजेनेटिक्स में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, ओवरऑल उनके जीनोमिक्स यानी आपकी जीन जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। उनकी फिजियोलॉजी यानी लिविंग बीइंग के फंक्शंस में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और साथ ही उनके मनोविज्ञान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इन सब मामलों में भी रिसर्च या शोध किया जाएगा। अर्थात ये जो हैबिटेट मॉड्यूल है उसमें जो क्रू मेंबर्स रहेंगे उन पर इस हैबिटेट मॉड्यूल जो कि अंतरिक्ष की दशाओं का अनुकरण कर रहा है, उन अंतरिक्ष की दशाओं में रहने पर ये जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी एपिजेनेटिक्स, जेनोमिक्स, फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान किस प्रकार से प्रभावित होगा, इस मामले में भी शोध किया जाएगा। साथ ही सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, वहां पर जो भी सूक्ष्म जीव विश्लेषण तकनीकें हैं उनका मूल्यांकन संभव हो पाएगा। साथ ही स्वास्थ्य की निगरानी हो पाएगी, और क्या हो पाएगा इसके साथ, स्वास्थ्य निगरानी के साथ ग्रही सतह परिचालन प्रोटोकॉल, प्लेनेटरी सरफेस ऑपरेशनल प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। इसको लेकर कुछ मीजर्स हैं। मीजर्स का मतलब क्या है, या ये जो प्रोटोकॉल है किस बारे में बात करता है या किस प्रकार के मीजर्स की चर्चा करता है, इसके बारे में मैं बताऊं तो देखिए, जब कोई भी मिशन पृथ्वी से किसी ग्रह पर जा रहा है या किसी ग्रह से वापस पृथ्वी की ओर जो है वापसी हो रही है, तो दोनों ही मामलों में ये संभावना बनती है कि सूक्ष्म जीवों से कंटामिनेशन या संदूषण हो पाए। तो जब कोई भी मिशन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रहा है तो स्टरलाइजेशन किया जाता है ताकि किसी भी संदूषण से व्यवस्था को मुक्त किया जा सके, ताकि संदूषण वहां तक ना फैले। और जब वहां से कोई भी मिशन की वापसी हो रही है तो फिर से स्टरलाइजेशन होता है ताकि अन्य ग्रह या खगोलीय पिंडों से किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन या दूषण या संदूषण ग्रह तक ना पहुंचे, है ना। तो ये है ग्रह सतह परिचालन प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स का सत्यापन करना, स्वास्थ्य की निगरानी करना, क्रू मेंबर या जो मानव है उस पर क्या एपिजेनिक, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी या मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब मामलों में शोध करना, ये होप एनालॉग मिशन का उद्देश्य है, ताकि भविष्य में मानव युक्त जब मिशन हम अंतरिक्ष में भेजें तो उस हेतु हम पूर्णतः तैयार हो पाए।
अब एक बड़ा प्रश्न कि आखिर क्यों तसोकर वैली का चयन किया गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमें अन्य ग्रहों में देखने को मिलती हैं। यहाँ मंगल जैसी परिस्थितियां हैं, यहाँ पर उच्च पराबैंगनी विकिरण है, निम्न वायुमंडलीय दबाव है, अत्यधिक ठंड की स्थिति है, लवणीय परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होती है? स्थायी जो है फ्रोस्ट या बर्फ की स्थिति। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तसोकर वैली में। इसलिए तसोकर वैली को होप एनोलॉग मिशन हेतु चुना गया। और ये सारी परिस्थितियां किसके जैसी हैं? मंगल ग्रह के जैसी हैं। तो यह स्थान तकनीकी परीक्षणों और खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान दोनों के उद्देश्य से अनुकूल रहा, इसलिए तसोकर वैली का चयन किया गया। अब अगला बड़ा प्रश्न ये है जिसके संदर्भ में मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, क्या भारत पहला ऐसा देश है जो इस प्रकार की कोशिश कर रहा है? तो उत्तर है नहीं। देखिए, विश्व भर में ना व्यापक स्तर पर इस प्रकार के अनुप्रयोग चल रहे हैं जिनका उद्देश्य क्या है कि लंबी अवधि के लिए पृथ्वी से इतर अन्य जो खगोलीय पिंड है और उन पर मानव मिशनों के लिए तैयारी की जा सके। अर्थात पृथ्वी के अलावा जो हमारे अन्य खगोलीय पिंड हैं वहां पर हम लंबी अवधि के लिए मानव या मानव युक्त मिशनों को भेज पाए, इस हेतु हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इस दिशा में भारत की कोशिश है होप एनोलॉग मिशन। लेकिन हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन भी इसी प्रकार का एक अनुप्रयोग है, कनाडा का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन और रूस का BIOS-3 इत्यादि भी इस दिशा में कदम है। यानी यहाँ पर या इन देशों में भी सिमुलेशन इफेक्ट के साथ ये तैयारी की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है कि लंबे समय तक मानव को पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भेजा जा सके और हमारा जो प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है वो संभव हो पाए। क्या भारत ने ऐसी कोई कोशिश की है या मानव को अंतरिक्ष में भेजने की कोई कोशिश की है? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आता है हमारा मिशन जिसका नाम था गगनयान मिशन। इसका उद्देश्य क्या था कि 3 सदस्यीय दल यानी 3 क्रू मेंबर्स को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के मिशन पर भेजा गया और सुरक्षित रूप से उन्हें वापस भी लाया गया। अर्थात ये मिशन क्या दिखाता है? भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस मिशन के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का हमने चयन किया वो था LVM-3 रॉकेट। और साथ ही ये जो मिशन है ये भारत के लिए कई माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। यानी एक मिशन में हमने बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया कि हम कितना दक्षतापूर्ण ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो वो प्रमुख माइलस्टोन क्या थे? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। अब ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि जिस मैं लिविंग हैबिटेट मॉड्यूल की बात करी थी, या हैबिटेट मॉड्यूल की हमने शुरुआत में बात की थी, मतलब जिसमें क्रू मेंबर्स होते हैं, उस प्रकार के जो है हैबिटेट मॉड्यूल को है ना पैरासूट के माध्यम से गिराया गया। अर्थात हम ये देख पाए कि जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है या जब चालक दल वापस आता है, पैरासूट के माध्यम से हैबिटेट मॉड्यूल जिसमें चालक दल है, जब उसको नीचे भेजा जाता है पृथ्वी पर तो वो कितना सफल रहता है। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जो सफल रहा। इसके अलावा टेस्ट व्हीकल मिशन यानी चालक दल का जब एस्केप या बचाव करना हो तो उसको लेकर टेस्ट किया गया, वो भी सफल रहा। पैड अबोर्ट टेस्ट। पैड अबोर्ट टेस्ट क्या है? हम लॉन्च कर रहे हैं है ना एयरक्राफ्ट को, लेकिन जब कोई ऐसी आपातकाल स्थिति हमारे सामने आ जाए कि हमें लॉन्चिंग व्हीकल से तेजी से एयरक्राफ्ट को दूर करना है ताकि एयरक्राफ्ट और क्रू मेंबर्स को हम बचा पाएं, और ये स्थिति कब आ रही है? लॉन्चिंग पैड पर आ रही है। तो उस प्रकार की भी टेस्टिंग की गई जिसे पैड अबोर्ट टेस्ट कहा जाता है। और साथ ही मानव रहित उड़ान यानी मानव के बिना उड़ान, और मानव युक्त या मानव सहित उड़ान यानी मानव के साथ उड़ान। इस प्रकार की जो हमारी तैयारी थी उसे गगनयान मिशन के द्वारा टेस्ट किया गया और ये सारे माइलस्टोन रहे जिनको हमने इस मिशन के माध्यम से अचीव किया। तो ये था हमारा पहला प्रमुख न्यूज आर्टिकल जो इसरो के होप एनालॉग मिशन के बारे में बात करता है। देखिए, ये जो पूरा मिशन है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन सहयोगी है, उद्देश्य क्या है, साथ ही गगनयान मिशन के बारे में भी यहाँ चर्चा है। तो यहाँ से कोई भी सूचना प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। बाकी
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता की दिशा में ये जो होप एनालॉग मिशन है ये एक कदम माना जा सकता है। तो या तो संपूर्ण टॉपिक के तौर पर या उदाहरण के तौर पर जीएस पेपर 3 जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है वहां पर आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रमुख आर्टिकल। ये जुड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर तमिलनाडु की राज्य नीति। बेसिकली तमिलनाडु राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर एक नीति जारी की है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर तमिलनाडु की जो राज्य नीति है वो किस बारे में बात करती है। देखिए, इस नीति का उद्देश्य है कि जब हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बात करें तो हम ये सुनिश्चित कर पाए कि इनकी अधिकारों की रक्षा हो पाए। क्यों हो पाए? हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आवास हो, है ना, चाहे जीवन की सुरक्षा हो, इन सब मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामान्यतः जो मेन स्ट्रीम या अन्य जो जेंडर हैं उनके लोगों को अधिकार मिलते हैं, उस प्रकार के अधिकार नहीं है। तो ये नीति ये कोशिश करती है कि इनके शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि के जो मामले में अधिकार है उन अधिकारों की हम रक्षा कर पाए। साथ ही सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उत्तराधिकार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमारा हिंदू उत्तरदायित्व अधिनियम कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में संशोधन करने के लिए भी कदम उठाएगी। इस प्रकार की बात भी की गई है। अब आपको पता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू के संदर्भ में उत्तराधिकार या सक्सेशन के क्या नियम होंगे इनकी बात करता है और यहाँ हिंदुओं के साथ साथ हम बुद्ध, जैन या सिख इत्यादि को भी शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमुख विशेषता क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन मामलों में उत्तराधिकार या सक्सेशन की बात करता है जहां विल या वसीयतनामा नहीं है। वही दूसरा हमारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 मुस्लिम के अलावा बाकी लोगों पर यह लागू होता है। ये उन मामलों में सक्सेशन या उत्तराधिकार के नियमों की व्यवस्था करता है जहां वसीयतनामा है। तो जो सक्सेशन या उत्तराधिकार के नियम है सामान्यतः देखने को मिलता है कि उन नियमों में जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उतने अधिकार नहीं मिलते। तो एक तो सामान्य शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि के मामले में उनके अधिकार सुनिश्चित हों और साथ ही जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उनमें संशोधन करके भी ऐसे कदम उठाए जाएं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उत्तराधिकार को हम सुनिश्चित कर पाए, है ना। साथ ही यह नीति ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को अपनी लैंगिक पहचान कि वो अपने आप को पुरुष के रूप में, महिला के रूप में या ट्रांसजेंडर के रूप में जो है पहचानते हैं तो अपनी पहचान को स्वयं चुनने का अधिकार भी देती है और इसके लिए किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा यहाँ समझना है कि नीति ये कहती है कि जो भी ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स व्यक्ति है वह खुद ये चयन कर सकता है कि वो अपने आप को एक महिला, एक पुरुष या एक ट्रांसजेंडर किस रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है और इसके लिए किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की एक नीति तमिलनाडु राज्य के द्वारा जारी की गई और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके हितों की रक्षा की जाए। अब जिस ट्रांसजेंडर शब्द की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, सबसे प्रमुख प्रश्न यही है कि आखिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति होता क्या है। तो इसकी अगर हम कानूनी व्याख्या की बात करें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है। इसके अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित उसके लिंग से मेल नहीं खाती। बेसिकली जन्म के समय आपकी जो जननांग, जिन्हें जेनिटल्स कहा जाता है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिंग की पहचान की जाती है। लेकिन अगर ऐसा अनुभव किया जाए कि जन्म के समय जो आपके जननांग से आपको लिंग की पहचान मिली थी, आपकी जो आंतरिक अनुभूति है वो उस पहचान से मेल नहीं खाती, तो इससे जो है ट्रांसजेंडर के तौर पर हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019 है उसमें परिभाषित किया गया है।
आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे लोगों की आबादी लगभग 4.8 लाख के आसपास है। और ट्रांसजेंडर अधिकारों के संदर्भ में अगर एक माइलस्टोन कहा जाए तो वो है नालसा निर्णय, जिसे नालसा बनाम भारतीय संघ विवाद के नाम से जाना जाता है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ मामला 2014 का यह मामला रहा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की। साथ ही इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को एक महिला, एक पुरुष या ट्रांसजेंडर किस रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ये निर्णय लेने का अधिकार ट्रांसजेंडर लोगों के पास है। तो 2014 का नालसा मामले का जो निर्णय है वो ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संदर्भ में एक माइलस्टोन माना जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनको वो सभी अधिकार मिलेंगे जिनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अन्य लोगों के मामले में देता है। तो ये है ट्रांसजेंडर की परिभाषा हमारे अधिनियम 2019 के अनुसार, और साथ ही 2014 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सशक्त करने का कार्य करता है। लेकिन इतने सारे नियमों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्णयों के बाद भी हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। और सबसे पहली समस्या है कानूनी और पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा। अभी मैंने बताया कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया और अन्य हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं या जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो खुद को एक महिला, एक पुरुष, एक ट्रांसजेंडर किस रूप में निर्धारित करना चाहता है इसका निर्णय वो ले पाए। तो एक तरफ तो हम ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ 2019 का अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जेंडर पहचान पत्र की जो है पहचान प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखता है। तो एक तो हमारा 2019 का एक्ट क्या कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट आपको जेंडर पहचान पत्र देगा, दूसरी तरफ अन्य हमारे लीगल डॉक्यूमेंट या जुडिशरी के निर्णय क्या कह रहे हैं कि आपको अधिकार है कि आप स्वयं से अपने लिंग की पहचान का उल्लेख कर पाए। तो ये जो स्वयं से अपनी लिंग की पहचान का अधिकार है, अपने जेंडर की पहचान का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। तो एक तो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जो कानूनी हमारी व्यवस्था है, उसी में हमें जो है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अनियमितता देखने को मिलती है। साथ ही सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर रखना, मुझे नहीं लगता कि यह बिंदु जो है एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। हम सब अपने समाज में अपने आसपास देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनके लिए सामाजिक स्वीकृति का अभाव रहता है। सामान्यतः इनकी जो अभिव्यक्ति है या लिंग की पहचान के जो मामले हैं इन्हें प्राकृतिक ही नहीं माना जाता, अपितु क्या कहा जाता है कि यह सांस्कृतिक या कल्चर के तौर पर डिस्टॉर्टेड या विकृत है, जिनके चलते ये समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, इनका बहिष्कार होता है, इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है और अनेक प्रकार की हिंसा, जिसमें प्रमुख है यौन हिंसा, जो इनके संदर्भ में होती है, इस प्रकार की घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही हमारी जो नीति है वह समावेशी नहीं है, चाहे हम शिक्षा नीति की बात करें, है ना, चाहे हम स्वास्थ्य देखभाल जैसे पहलू की बात करें, हम देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम समावेशी है ही नहीं। ट्रांसजेंडर जो हैं आप देखोगे स्कूल में बुलिंग होना या इनको उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलना, जिसके चलते इनके शिक्षा के अवसर बाधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाती है। इनसे जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी अनुपलब्धता है, क्योंकि इनके मामले में जुड़ी हुई या ट्रांसजेंडर्स के मामले में जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य चिंताएं हैं उन पर ज्यादा R&D कभी हुआ ही नहीं है ना। साथ ही सामाजिक रूप से जो अस्वीकृति है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या के मामलों को भी बढ़ा देती है। और इनकी जो दोयम दर्जे की स्थिति है उसमें प्रमुख रूप से उत्तरदायी है आर्थिक बहिष्कार। हम देखते हैं कि इनको आर्थिक अवसर ही नहीं मिलते। कार्यस्थलों पर अगर कुछ लोगों का चयन किया भी जाता है तो वहां पर असहजता देखने को मिलती है, जो इनके रोजगार के अवसर को सीमित कर देता है। साथ ही समाज इनकी भूमिका कुछ प्रमुख रेफरेंसेस में देखता है कि किस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाने चाहिए। इन सारे कार्यों या इन सारी प्रवृत्तियों के चलते जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके शिक्षा,
उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार या उनके अधिकार सभी बाधित हो जाते हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष देखते हैं। सरकार ने अलग अलग प्रकार की अनेक कोशिश भी की है, जैसे एक स्माइल योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, जिसे हिंदी में कहेंगे आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों हेतु सहायता योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर इसके अलावा एक सब कैटेगरी भी है जो भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण करना। और इस हेतु मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्माइल योजना की शुरुआत की गई। ऑनलाइन पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, है ना, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम उपलब्ध करवा पाएं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई। इनको घर मिल पाए, आवास मिल पाए, इस हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह नामक इनिशिएटिव शुरू किया गया। पीएम दक्ष इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। तो इनके कौशल को लेकर, आजीविका के अवसरों को लेकर, शिक्षा को लेकर हर एक दिशा में सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़े स्तर पर जो बदलाव आएंगे उनके लिए आवश्यक है कि आम जन में ट्रांसजेंडर्स को लेकर सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता हो और साथ ही उनको भी वो अधिकार मिले जिन अधिकारों का लाभ समाज के अन्य लिंग या अन्य वर्ग ले रहे हैं। तो ये है ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ मामला। प्रमुखतः ये टॉपिक हमारे लिए जीएस पेपर 2 यानी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सोशल जस्टिस, और पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ना है। बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एक्ट हैं जिनके माध्यम से इनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है, प्रमुख निर्णय इत्यादि आप लोग देख लेना, वहां से आपका काम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रमुख आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से। और यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में राज्य नीति जारी की। आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के और देखते हैं आज का हमारा तीसरा प्रमुख आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है फिशरी या मत्स्य क्षेत्र से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन जी के द्वारा फिर से यह दोहराया गया या इस बात पर बल दिया गया कि भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर आ गया। और हमसे पहले कौन है? तो अगर ये प्रश्न कभी प्रीलिम्स में पूछा जाए तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगर भारत की मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में वैश्विक भागीदारी की बात की जाए तो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 8% के आसपास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में। अब अगर मत्स्य क्षेत्र की स्थिति की बात की जाए तो बेसिक पॉलिटी पढ़ा है हमने, हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानते हैं। तो ये जो मत्स्य सेक्टर है ये किस में आता है? राज्य सूची का विषय है। अब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता पड़ने पर मदद करती है। अब फिशरी सेक्टर के बारे में एक प्रमुख ट्रेंड पता होना चाहिए। एक जो जरूरी ट्रेंड था क्या? वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 8%, हम दूसरे स्थान पर आते हैं। दूसरी प्रमुख बात, मत्स्य उत्पादन इनलैंड भी होता है ना, जिसे हम जो है आंतरिक मत्स्य उत्पादन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे हम समुद्री या मरीन जो है फिशरी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब आपके आंतरिक भूभागों में स्वच्छ जल में, जैसे कि आपकी नदियां हैं, झील हैं, तालाब इत्यादि हैं, उनमें मत्स्य पालन हो तो इसे हम इनलैंड फिशरीज के नाम से जानते हैं। और जब समुद्री क्षेत्र जिसे सी वाटर या सॉल्ट वाटर के नाम से जाना जाता है उसमें मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन हो तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? समुद्री मात्स्यिकी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लीगल व्यवस्था की बात करते हैं, क्या केंद्र और राज्यों का अधिकार है? तो देखिए, आंतरिक मात्स्यिकी किसके अधिकार क्षेत्र में आएगी? स्पष्ट है,
राज्यों के। लेकिन समुद्री क्षेत्र में जो मत्स्य उत्पादन होता है, इसमें केंद्र सरकार और तटीय राज्य दोनों के बीच जिम्मेदारी बटी हुई होती है। जिस दूसरे प्रमुख ट्रेंड की मैं बात कर रही थी, एक था वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी, दूसरा हम इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मराइन या समुद्री मत्स्य उत्पादन में भी हम लगे हुए हैं। किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है? कभी अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बने तो ध्यान रहे कि भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 75% कहाँ से आता है? इनलैंड फिशरी सेक्टर से आता है, यानी अंतर्देशीय या आंतरिक मात्स्यिकी से आता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम 100 मछली उत्पादित कर रहे हैं तो 75 कहाँ से हैं? आंतरिक मात्स्यिकी क्षेत्र से आ रहा है। तो कभी इस प्रकार का कोई कथन बने कि भारत में मत्स्य उत्पादन के मामले में आंतरिक क्षेत्र की हिस्सेदारी समुद्री मात्स्यिकी से अधिक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो मात्स्यिकी क्षेत्र की स्थिति के बारे में या फिशरी सेक्टर की स्थिति के बारे में ये तथ्य जानना जरूरी था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये कहें कि हमारी पूरी जो जीवीए है, यानी ग्रोस वैल्यू एडिशन जो हो रहा है इकोनॉमी में, उसमें फिशरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी है? 1.12% के आसपास। अगर बात की जाए कि हम पूरी अर्थव्यवस्था को हटा देते, हम सिर्फ कृषि में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसकी बात करते, और ध्यान रहे जब हम एग्रीकल्चर की बात करते तो उसमें अलाइड या संलग्न गतिविधियां शामिल होती हैं, यानी जिसमें फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वानिकी इत्यादि को हम शामिल करते हैं, बागवानी को भी हम शामिल करते हैं। तो अगर हम कृषि जीवीए की बात करें तो इसमें मत्स्य क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? ध्यान रहे 2011 के आसपास ये हिस्सेदारी थी 4.2%, जो अब बढ़कर हो गई है 7.26%, जो दिखाती है कि मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में हमारी जो प्रगति है वो कंपैरेटिवली बेहतर रही है। रोजगार के मामले में भी सेक्टर का योगदान है, लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर दे रहा है फिशरी सेक्टर। और इस मामले में या इस ग्रोथ को संभव बनाने में या इस योगदान को बढ़ाने में जो सरकारी सहायता है उसका भी योगदान रहा है। धीरे धीरे बजट में फिशरी सेक्टर को किया जाने वाला एलोकेशन बढ़ा है। 25-26 के केंद्रीय बजट में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन की गई है, जिसकी अमाउंट लगभग 2700 करोड़ के आसपास रही। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो वैश्विक स्तर पर फिशरी सेक्टर के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, दूसरा भारत में फिशरी या मत्स्य क्षेत्र का योगदान किस प्रकार का है, इनलैंड क्या है, समुद्री मात्स्यिकी का योगदान क्या है, साथ ही हमारे सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में क्या योगदान है, कृषि जीवीए में क्या योगदान है। इस प्रकार के जो डेटा हैं, जब आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर लिखेंगे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के तहत, तो ये डेटा आपके लिए काफी मददगार रहेंगे, आपके उत्तरों में गुणवत्ता शामिल करेंगे। लेकिन ये तो था कि ठीक है हम ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, फिशरी सेक्टर को होने वाला बजटरी एलोकेशन भी बढ़ रहा है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन मत्स्यिकी क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे पहली है पर्यावरण संबंधी चुनौतियां। क्यों? क्योंकि क्षमता से अधिक अगर मत्स्य संसाधनों का दोहन किया जाता है तो उनके जो प्राकृतिक पर्यावास हैं, जो हैबिटेट हैं, वो नष्ट होते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे प्रभाव आते हैं, और कुछ स्थानों पर तो इतना तेजी से मत्स्य संसाधनों का दोहन किया जा रहा है जितना तेजी से वो रिकवर नहीं कर पा रहे। तो आने वाले समय में जो है फिशरी सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी पर काफी बड़ा प्रश्न लग सकता है। तो जो सबसे पहली चिंता क्या है, पर्यावरण संबंधी है, दूसरा आर्थिक भी है। आर्थिक क्या है, देखिए आपने बार बार WTO में भी सुना होगा, WTO की जब 12वीं मंत्रिमंडलीय सम्मेलन होता है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें एक पैकेज को स्वीकार किया गया, क्योंकि ये सम्मेलन जेनेवा में हुआ, तो पैकेज को क्या नाम दिया गया, जेनेवा पैकेज। इस जेनेवा पैकेज में IUU की चर्चा की गई थी, यानी IUU से जुड़ी हुई सब्सिडियों के मामले में राष्ट्र को जो है रोकथाम करनी है, इस प्रकार की सब्सिडियों को धीरे धीरे समाप्त करना है। तो IUU है क्या? I मतलब इलीगल, यू पहला जो यू है असूचित, मतलब
अनरिपोर्टेड, और जो दूसरा यू है मतलब अनरेगुलेटेड, यानी आप इलीगल, आपके जो जुरिडिक्शन है उससे बाहर अगर मत्स्य दोहन किया जा रहा है, बिना अनुमति के मत्स्य दोहन किया जा रहा है, तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। अगर सूचना नहीं दी जा रही या फिर अनरेगुलेटेड वे से मत्स्य संसाधनों का दोहन किया जाता है, तो यह मत्स्य क्षेत्र की संधारणता के समक्ष बड़ा प्रश्न लगाता है। तो ये जो IUU है, ये पर्यावरणीय संबंधी चिंता भी पैदा करता है और साथ ही आर्थिक अवसरों को भी बाधित करता है। इसी के साथ साथ सामाजिक चिंताएं भी हैं, खाद्य सुरक्षा का मामला भी है, लैंगिक समानता का मामला भी है ना, साथ ही समुदायों का विस्थापन का मामला है, आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, जो फिशरी सेक्टर्स के संदर्भ में हम देखते हैं। इसके साथ साथ मत्स्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का होना चाहिए भारत में उस प्रकार का नहीं है, संसाधनों का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया जा रहा, आधुनिक तकनीक जिनके माध्यम से मत्स्य क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सकता है, उनका हमारे यहाँ अंगीकरण करने की जो दर है वो काफी कम है। तो हम देखते हैं कि निसंदेह अपार संभावनाओं को फिशरी सेक्टर ने हमें दिखाया है, लेकिन पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक एवं अवसंरचना इत्यादि के फ्रंट पर, तकनीकी प्रगति इत्यादि के फ्रंट पर हमें अनेक चिंताएं भी देखने को मिलती हैं। अब इन सारी चीजों पर विचार करके भारत सरकार द्वारा समय समय पर फिशरी सेक्टर की स्थिति को सही करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई, जिसमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना की शुरुआत होती है 2021, 24, 25 तक के लिए योजना थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा कि जो है मत्स्य के मामले में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए, मत्स्य से जो जुड़े हुए, फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सके, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति जो जुड़ी हुई है फिशरी और एक्वाकल्चर। फिशरी और एक्वाकल्चर मतलब एक्वाकल्चर और फिशरी में क्या डिफरेंस है? जब हम वाइट से फिशरी या मत्स्य संसाधन निकालें, है ना, तो उसे हम फिशरी के नाम से जानते हैं। और जब हम देखते हैं कि समुद्री जो जैविक उत्पाद हैं उन्हें नियंत्रित प्रकार के कंट्रोल एटमॉस्फेयर में प्राप्त करने की कोशिश करें, उसमें कौन कौन से, उसमें पादप भी हो सकते हैं, उसमें समुद्री जीव भी हो सकते हैं। तो जब नियंत्रित माहौल में हम उनके उत्पादन को प्राप्त करने की कोशिश करें तो उसे एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। तो नीली क्रांति को संभव बनाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। एक जानकारी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, यह जो योजना है इसके कुछ घटक हैं जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, यानी जिसके लिए 100% वित्त पोषण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। और कुछ इसके उप घटक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आते हैं, अर्थात वहां पर केंद्र और राज्य दोनों दायित्वों को साझा करेंगे। ये सूचना मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगली जो पंक्ति उसमें इस प्रकार की कोई बात कही गई है। पढ़ते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री जो है मत्स्य संपदा योजना है, इसी योजना के तहत हम एक और योजना लेकर आते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये जो योजना है, क्या कहा गया है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड दोनों हैं। कुछ घटक सेंट्रल सेक्टर हैं, कुछ स्पॉन्सर हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप ये ना सोचें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं। उसके तहत जो एक सह योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक बनाया जाए और फिशरी सेक्टर से जुड़ी हुई जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जाए। तो इस प्रकार की इनिशिएटिव हमने शुरू किए हैं। एक्वाकल्चर पार्क स्थापित किए गए हैं। नीली क्रांति योजना, इसको लेकर मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई, ताकि जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएं, डेटा आधारित नीति हम बना पाएं। इस उद्देश्य से 5वीं समुद्री मात्स्यिकी गणना आयोजित की गई। क्षेत्रीय सहयोग किन किन के बीच? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो IUU इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशरीज का मामला है, उसे नियंत्रित करने के लिए भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की संभावना को तलाशा है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि के साथ मिलकर हम IUU मत्स्यन पर क्षेत्रीय कार्य योजना का समर्थन
कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि इस प्रकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से सरकार मत्स्य सेक्टर या फिशरी सेक्टर की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा मैंने डिस्कशन के दौरान बताया, फिशरी सेक्टर से जुड़ी हुई जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्टेप्स हैं, प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में फिशरी सेक्टर से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो प्रमुख तथ्य, प्रमुख जो है प्रवृत्तियां और चिंताएं आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो यह था आज का हमारा तीसरा प्रमुख आर्टिकल। जो हमारी चौथी प्रमुख न्यूज है वह है भारत में खाद्य तेल विनियमन से जुड़ी हुई। हुआ कुछ ये है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों के विनियमन हेतु कुछ दिशा निर्देश है जिन्हें संशोधित करके नोटिफाई किया है, जिसके चलते खाद्य तेल टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर खाद्य तेलों की अधिसूचना को लेकर हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था क्या है। सबसे पहला प्रश्न कि भारत में खाद्य तेलों को लेकर कोई भी दिशा निर्देश अगर जारी किए जाते हैं तो वो कहां से शक्ति लेकर जारी किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अधिसूचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत जो है शक्ति लेकर इस प्रकार के दिशा निर्देश या नोटिफिकेशंस को जारी किया जाता है। अब हमारे यहाँ पहले वनस्पति तेल उत्पादों का उत्पादन, उपलब्धता और विनियमन आदेश 2011 थे। अब इन आदेशों में या दिशा निर्देशों में संशोधन करके वनस्पति तेल उत्पादों का उत्पादन और उपलब्धता दिशा निर्देश 2025 जारी किए गए हैं। और ध्यान रहे, जैसा पहले बताया था, यहाँ दिशा निर्देश कहाँ से शक्ति लेकर जारी किए जाते हैं तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अब ये जो नए दिशा निर्देश हैं ये व्यवस्था को किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए, नए दिशा निर्देशों में ये व्यवस्था की गई है कि खाद्य तेलों के उत्पादन से जुड़े हुए जो उद्यम हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर और जैसा कि निर्धारित किया गया है उस अनुरूप रिपोर्टिंग भी करेंगे। जैसे नए दिशा निर्देश जो 1 अगस्त से लागू होने की बात की गई है उनमें यह व्यवस्था है कि जो भी उत्पादक खाद्य तेल के उत्पादन में लगेंगे उनको हर एक माह रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। किस बारे में? आपने कितना उत्पादन किया, ठीक है, आपने जो उत्पादन किया उसका कितना अंश आपने बेचा, कितना आपके पास स्टॉक में है, ताकि सरकार जो है खाद्य तेलों के मामले में सप्लाई चेन सही बनी रहे इसको सुनिश्चित कर पाए। और प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अगर आपकी आपूर्ति श्रृंखला सही बनी रहेगी यानी उत्पादन से उपभोक्ता तक सही प्रकार से ये उत्पाद पहुंच पाएंगे तो ये भी संभव होगा कि खाद्य तेलों का मूल्य सही रहे, सही दरों पर उपभोक्ता को मिल पाए। साथ ही दिशा निर्देशों में ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़े, हमें लगता है कि कोई भी उद्यम ऐसा है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं या जो शंका के गहरे जो है हमारी शंका के दायरे में आता है तो वहां पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कुछ अतिरिक्त सूचना है जो मांगी जा सकती है ताकि जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। तो समग्र तौर पर अगर मैं आपको कहूं तो ये दिशा निर्देश कुछ और नहीं बल्कि खाद्य तेल से जुड़ी हुई जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है उसको दुरुस्त बनाने की बात करते हैं। अब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्यों खाद्य तेल, आखिर खाद्य तेल पर हम इतना बल क्यों दे रहे हैं। तो इसका उत्तर हमें मिलता है यहाँ भारत में खाद्य तेल की स्थिति को जानकर। मामला कुछ ये है कि भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का, एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा कहाँ से पूरा करता है? आयात के माध्यम से पूरा करता है। हम देखेंगे कि हम आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है और इसके बाद किसका स्थान आता है? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर मैं बात करूं कि हमारी खाद्य तेल आवश्यकता का कितना प्रतिशत हम आयात से पूरा करते हैं तो 15-16 में जहां हम लगभग 63% के आसपास आवश्यकता आयात से पूरा करते थे, अब हमारी आयात पर निर्भरता कुछ कम तो हुई है लेकिन आज भी ध्यान रहे
21-22 में भी खाद्य तेलों के मामले में आयात पर हमारी निर्भरता आपको एकदम 54.9% जाने की आवश्यकता नहीं है। कितनी है? लगभग 55% है। यानी आज भी हमारी जो खाद्य तेल आवश्यकता है उसका लगभग 55% के आसपास हम कहाँ से पूरा करते हैं? आयात से पूरा करते हैं। और दूसरी प्रमुख बात, जो आयातित एडिबल ऑयल हैं, हम अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो उसमें भी पाम ऑयल की बड़ी हिस्सेदारी रही है। अगर हम कुल आयात कर रहे हैं उसे 100 के बराबर मान लें तो उसमें लगभग 60%, लगभग ये 59 है, लगभग 60% हिस्सा किसका है? पाम ऑयल का हिस्सा। उसके बाद आता है सोयाबीन तेल 23% और साथ ही आता है सूरजमुखी तेल 16% के साथ। तो अब समझ में आया कि क्यों सरकार के द्वारा खाद्य तेलों के संदर्भ में सप्लाई व्यवस्था को सही बनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि खाद्य तेल सही मात्रा में सही मूल्यों पर उपलब्ध रहे। क्योंकि चिंता क्या है कि खाद्य तेल के मामले में आयात पर निर्भरता अत्यधिक है। कितनी है? लगभग 55%। और इसमें भी बड़ा कंपोनेंट किसका है? पाम ऑयल का है। अगर बात की जाए भारत में तिलहन के उत्पादन की, है ना, तो भारत में खाद्य तेल के लिए 9 प्रमुख फसल है। मूंगफली, रैपसीड सरसों, सोयाबीन, मूंग जो है सूरजमुखी तिल, कुसुम, राम तिल जैसे नाइजर सीड, अरंडी और अलसी। ये प्रमुख 9 हमारी खाद्य तेल फसलें। लेकिन इनके अलावा, इन्हें हम प्राइमरी कहते हैं, इनके अलावा सेकेंडरी ऑयल सीड क्रॉप्स भी हैं, यानी जिनका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य तेल का उत्पादन नहीं है लेकिन वहां से भी तेल का उत्पादन होता है। जैसे कॉटन सीड से तेल का उत्पादन होता है ना। कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जहां से हमें तेल मिलता है। आपने अगर मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स को विजिट किया है तो आपने देखा होगा, जब आप तेल का पैकेट खरीदते हैं तो बहुत सारे तेल के पैकेट पर लिखा होता है राइस ब्रेन ऑयल। तो राइस ब्रेन हो गया, कॉटन सीड हो गया, ट्री इत्यादि से प्राप्त होने वाला तेल हो गया, इन्हें हम तेल के या एडिबल ऑयल के सेकेंडरी सोर्सेज में शामिल करते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रमुख 9 जो है खाद्य तेल फसलों की, तो उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन भारत किसका करता है? 34% के आसपास सोयाबीन, उसके बाद रैपसीड सरसों 31% के आसपास और उसके बाद मूंगफली 27। यानी मोटा मोटा 90% जो है हम किसका उत्पादन कर रहे हैं? 9 प्रमुख खाद्य तेल फसलों में से 3 का, यानी सोयाबीन, रैपसीड सरसों और मूंगफली। तो ये है भारत में खाद्य तेल फसलों के बारे में जानकारी कि कौन सी प्रमुख खाद्य तेल फसलें हैं और किसका ज्यादा योगदान है। तो कभी भी प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पता होना चाहिए सोयाबीन, रैपसीड सरसों और उसके बाद स्थान आता है मूंगफली का। अब एक प्रमुख प्रश्न कि आखिर क्यों भारत में कृषि के मामले में हम देखते हैं कि भारत शुद्ध निर्यातक है, यानी हम जितने का आयात करते हैं उससे अधिक मूल्य का निर्यात करते हैं। लेकिन खाद्य तेलों के मामले में आखिर आयात पर हमारी निर्भरता इतनी क्यों बनी हुई है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है यहाँ, जहां हम तिलहन का उत्पादन करते हैं उस क्षेत्र का लगभग 72% सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। अच्छा, जब सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होते हैं और आपको पता है कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन या अन्य प्रभावों के चलते वर्षा का जो आगमन है ना, वर्षा का जो आने का समय है, उसकी बारंबारता, उसकी तीव्रता अत्यधिक बदल रही है, तो उसी अनुरूप उत्पादन में भी उतार चढ़ाव आता है। दूसरा, तिलहन की जो हमारी खाद्य फसलें हैं या तिलहन की जो फसलें हैं उनका उत्पादन करता कौन है? प्रमुखतः सीमांत और लघु किसान। जब सीमांत और लघु किसान उत्पादन करते हैं, यानी मोटा मोटा वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिल पाता, बड़े स्तर पर उत्पादन से जो लाभ मिलता है नहीं मिलता, ज्यादा कृषि में वो निवेश भी नहीं कर पाते। तो ये कारण है कि सिंचाई व्यवस्था ना होना, छोटे और सीमांत किसानों का प्रभुत्व होना, जिसके चलते तिलहन उत्पादन में भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही खेती में जो नई तकनीक है उनका भी इस्तेमाल तिलहन के मामले में नहीं हो पाता। साथ ही संसाधनों की कमी है। तिलहन उत्पादन के लिए जिस प्रकार की इनपुट चाहिए, है ना, जिससे कि उत्पादन बेहतर हो पाए, इस मामले में भी तिलहन फसलों की उपेक्षा हुई है। भारत में प्रमुख जो ध्यान है वो हमारा किस पर रहा? अनाज फसलों पर, गेहूं और चावल पर रहा, जिसमें दलहन और तिलहन की उपेक्षा होती है, जो प्रमुख कारण है जिसके चलते भारत तिलहन के उत्पादन में पिछड़ गया।
अब सरकार जो है काफी कुछ इनिशिएटिव्स शुरू कर रही है, काफी कुछ कोशिशें कर रही है। जैसे एक है NMEO, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम, यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मिशन शुरू किया गया ताकि भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बन पाए। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और ऑयल पाम, इसका उद्देश्य है कि हम जो है विभिन्न विभिन्न तरीकों से तिलहन और ऑयल पाम जो फसलें हैं उनके उत्पादन को बढ़ा पाए, उत्पादकता में वृद्धि हो पाए, है ना, जिससे कि हमारे यहाँ खाद्य तेलों के संदर्भ में जो आयात पर निर्भरता उसे हम कम कर पाए। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में 2024-25 में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। इस मिशन का उद्देश्य है 2030 और 31 तक हमारी घरेलू जो खाद्य तेल उपभोग आवश्यकता है उसका 72% किसके माध्यम से पूरा करना, घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करना। और इस हेतु इस मिशन के तहत बताया गया है कि तिलहन के मामले में या तिलहन फसलों के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना, है ना, गेहूं या प्रमुख बात की गई है इसमें चावल की जो पड़ती भूमि है उसका तिलहन के लिए इस्तेमाल करना, अंतर फसलीकरण को बढ़ावा देना, ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से इस मिशन के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 2030-31 तक भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 70% से अधिक अपने बलबूते पर पूरा करे। तो हमारे लिए जानना प्रमुख है, तिलहन क्षेत्र को जानना प्रमुख है। क्यों? क्योंकि आयात पर हमारी निर्भरता बनी हुई है, जिससे हमारे लिए एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है। तो इकोनॉमी GS पेपर 3 में तिलहन सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में तिलहन सेक्टर से जुड़े हुए प्रमुख ट्रेंड की आयात पर निर्भरता कितनी है, पाम ऑयल का हिस्सा कौन सा है, भारत कौन सा बड़ा आयातक है, एवं जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को कवर करना है। अगला आर्टिकल जुड़ा हुआ है भारत में अंग प्रत्यारोपण। हमारे जो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हैं उनके द्वारा कहा गया कि भारत ने 2024 में अंग प्रत्यारोपण के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का जो हमारा लक्ष्य था उसे हासिल कर लिया गया। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो भारत ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। हमसे आगे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अगर बात की जाए जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण की, तो जैसा शब्द बता रहा है इसका भाव क्या है? जब कोई व्यक्ति जीवित है और अपनी जीवन की अवस्था में अंग दान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण। दूसरा क्या है? कोई मृत व्यक्ति है, उसके शरीर से उसके अंग निकाले जाएं तो वो दूसरा तरीका है। तो जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत की अच्छी बात क्या है कि भारत प्रथम स्थान पर है। लेकिन एक तथ्य मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आंकड़े कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें लैंगिक विषमता का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जो 80% जीवित दाताओं से प्राप्त अंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसमें 80% मामलों में लाभार्थी कौन है? पुरुष हैं। और 5 में से 4 डोनर कौन है? महिलाएं हैं। यानी महिलाओं के द्वारा जब उनके पति को आवश्यकता है, जब उनके बच्चों को आवश्यकता है तो जीवित दाता जो है बनकर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को संभव बना रही हैं। तो आप देखोगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हमारे यहाँ पेट्रार्की सिस्टम का प्रभाव समाप्त नहीं होता। यहाँ पर भी हमें लैंगिक बायस देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हमारे मंत्री ने कहा कि इतना हमने लक्ष्य हासिल किया, भारत तीसरे स्थान पर है और जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण के मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं। तथ्यात्मक तौर पर यह जानना जरूरी है आपके लिए। साथ ही अंग प्रत्यारोपण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अंग प्रत्यारोपण है क्या? तो अंग विफलता का जब अंतिम चरण है, जब ऑर्गन फेलियर हो जाए तो इसे जीवन रक्षक चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि बिल्कुल जब अब कोई विकल्प नहीं बचा तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना एक विकल्प होता है जिसके माध्यम से किसी के जीवन की रक्षा की जाती है। इसका तात्पर्य किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति से उसके अंग को
चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना या प्रत्यारोपित करना है। यानी कोई जीवित या मृत उससे उसका अंग निकाला और किसी अन्य में उसे प्रत्यारोपित या ट्रांसप्लांट कर दिया गया। किन उद्देश्यों से? ध्यान रहे, चिकित्सा उद्देश्यों से। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अंगदाता दान एवं प्रत्यारोपण, है ना, मानव अंग उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 द्वारा विनियमित है। यानी ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ये हमारे यहाँ मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 है जिसके द्वारा रेगुलेटेड है। अब इसमें या इस कानून को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसमें संशोधन किया गया 2011 में और इसे प्रस्तुत किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? बेसिकली मानव अंगों को निकालना, उनका भंडारण करना, प्रत्यारोपण करने के मामलों को विनियमित करना और यह कोशिश करना कि देखिए अंगों का जो बेसिकली निकालना, भंडारण करना, ये जो पूरी व्यवस्था है ये चिकित्सा उद्देश्यों से हो, व्यवसायिक उद्देश्यों से ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य करता है मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये हमारा अधिनियम है, एक्ट है जो इस बारे में बात करता है। साथ ही भारत में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दें, इस हेतु जरूरी है कि पहले अंग दान को बढ़ावा दिया जाए। तो इस हेतु अनेक कोशिशें की गई हैं जिसमें पहला है राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? प्रत्यारोपण के लिए अंगों की उपलब्धता को बढ़ाना, लोगों को जागरूक बनाना और इस हेतु जिस प्रकार की अवसंरचना चाहिए उसको सुधारना, है ना। अब इस इनिशिएटिव के तहत पूरा एक नेटवर्क बनाया गया है 3 स्तर पर। पहला है राष्ट्र के स्तर पर, दूसरा है क्षेत्र के स्तर पर और तीसरा है राज्य के स्तर पर। पहला है राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन और चौथा स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नीचे से ऊपर के स्तर पर नेटवर्क बनाया गया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो हमने देखा कि हमारा एक्ट भी है ना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जिसे प्रस्तुत किया गया, हमारे यहाँ योजना भी है। लेकिन इसके बावजूद अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की अपेक्षाएं हम रख रहे थे वैसा सुधार नहीं हुआ। यह बात इस तथ्य के माध्यम से स्पष्ट होती है। देखिए, इतनी कोशिशों के बावजूद भारत में मृतक के अंग दान की दर बहुत ही कम है। जीवित अंगदान के मामले में तो हम प्रथम स्थान पर आते हैं, लेकिन मृतक के मामलों में हमारे यहाँ रेट काफी कम है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक से भी कम रेट है। यानी प्रति 10 लाख में से एक ही व्यक्ति है ना, यह मृत व्यक्ति है जिसके अंग प्राप्त किए जा रहे हैं। और वही रेट अगर हम स्पेन में देखें तो प्रति 10 लाख पर कितनी है? 48। यानी भारत अभी मृत व्यक्तियों के मामले में अंग दान की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि भारत की स्थिति पिछड़ी हुई है। कुछ और इनिशिएटिव भी हैं जो सरकार ने शुरू किए। एक राष्ट्र एक नीति, यानी एक राष्ट्र है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर हमारी नीतियां भी एक प्रकार की होनी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग बाधाएं थी, जैसे आप किस राज्य के निवासी हैं, डोमिसाइल की आवश्यकता है। साथ ही पहले ये भी था कि कितनी उम्र तक का व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिक्वेस्ट डाल सकता है। पहले एज लिमिट थी 65, अब इस प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अर्थात एक राष्ट्र एक नीति के माध्यम से काफी सारे सुधार किए गए। साथ ही सरकार जागरूकता के माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिसका एक उदाहरण है आधार लिंक्ड डिजिटल प्रतिज्ञा पोर्टल। 2023 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्या आप इस पोर्टल के माध्यम से प्लेज ले सकते हो, प्रतिज्ञा ले सकते हो कि आप ऑर्गन डोनेट करेंगे और आपकी जो पहचान है वो आधार से जुड़ी होगी। तो इसके माध्यम से अभी जो है हमारे मंत्री उन्होंने कहा कि लगभग 3.3 लाख एग्जैक्टली बट रफली 3 लाख से अधिक नागरिकों ने जो है अंगदान के लिए अपनी प्रतिज्ञा को रजिस्टर करवाया। यानी लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है और इसका एक सीधा सा उदाहरण है 2024 में शुरू किया गया अंगदान जन जागरूकता अभियान। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट
चर्चा में रहा क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य हासिल किया है ना। तो इसमें पूरी चर्चा की गई है कि भारत की जीवित अगर दाता अंग प्रत्यारोपण की बात की जाए तो स्थिति क्या है, मृत दाता अंग प्रत्यारोपण की बात की जाए तो स्थिति क्या है, वैश्विक रैंक क्या है, कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, एक्ट हैं, स्कीम्स हैं, वहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। बाकी अंग प्रत्यारोपण का जो मुद्दा है अपने आप में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके एथिकल डायमेंशंस भी हैं, तो एथिक्स पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी प्रमुख खबरें। अब शुरुआत करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के साथ। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की जो हमारी पहली संक्षिप्त सुर्खी है वह जुड़ी हुई है महानदी जल विवाद से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने महानदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते महानदी जल विवाद चर्चा में रहा। अब ये विवाद शुरू कब होता है? विवाद हमें देखने को मिलता है 2016 में। महानदी के जो निचले प्रवाह मार्ग है उसमें पड़ने वाले राज्य उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ पर यह आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ ने एक तरफा कई प्रकार के या अनेक बैराज बनाकर नदी के जल प्रवाह को बाधित किया है, और प्रमुखतः जब गैर मानसून का समय होता है तो जल का प्रवाह उड़ीसा के लिए काफ़ी कम हो जाता है। तो ये मामला उड़ीसा के द्वारा उठाया जाता है और इस मामले के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुरूप महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया जाता है। ध्यान रहे अभी तक इस अधिकरण का या जो है अधिकरण जो है उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है। बाकी इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अंतर्राज्य जल विवाद के मामले में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो हमारा आर्टिकल 262 है जो संसद को ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। साथ ही हमारा अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है जो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय जो नदी जल है उनके विवादों से निपटने के लिए जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार भी देता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 है जो अंतर्राज्यीय नदी विकास पर सलाह देने के लिए नदी बोर्डों के गठन की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये सारी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था हमें जो है नदी विवाद या अंतर्राज्यीय नदी विवाद या नदी विकास के संदर्भ में देखने को मिलती है। कौपिला नदी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 57 को डेवलप किया गया है और इस वाटरवे पर कार्गो परीक्षण पूरा किया गया है, यानी कार्गो ट्रायल हुआ है, जिसके चलते कौपिला नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 चर्चा में रहा। और कहा गया है कि ये जो पूरा नेशनल वाटरवेज को हम डेवलप कर रहे हैं, एक के बाद एक नेशनल वाटरवेज को चालू किया जा रहा है। ये हमारे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन मैरीटाइम सेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट कौन देता है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। और साथ ही पीएम गति शक्ति मिशन जो लॉजिस्टिक सेक्टर की स्थिति को बेहतर बनाने की बात करता है, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करता है, जो कोऑर्डिनेशन की बात करता है। तो हमारा जो विजन है और गति शक्ति मिशन है उसके अनुरूप इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर यह भी बताया है कि असम में कुछ और नेशनल वाटरवेज है जिन्हें चालू किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है नेशनल वाटरवे 2, बराक पर है 16, धनसिरी पर 31 और कौपिला नदी पर 57। अब 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो चालू हो चुके हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय जो है जलमार्ग किस नदी पर है, जलमार्ग है ये किस नदी पर है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आगे कौपिला नदी के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में ये दाईं ओर मिलती है या बाईं तरफ से? तो बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में ये किस प्रकार की नदी है? अंतर्राज्य, यानी इसका विस्तार एक राज्य से अधिक है। मेघालय और असम राज्यों से होकर ये बहती है और इसका उद्गम क्या है? मेघालय में सैमपोंग रिजर्व फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है। तो कौपिला नदी या कौपिली नदी और साथ ही नेशनल वाटरवे 57 चर्चा में रहा। मातृवन पहल गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों पर
750 एकड़ का शहरी वन विकसित करने के लिए मातृवन पहल शुरू की गई है। ये पहल किस एक वृहद इनिशिएटिव का हिस्सा है? एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस पर 2024 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। उनका कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव 2 उद्देश्यों को पूरा करता है। एक तो माँ की भूमिका को सम्मानित करता है जो नर्चरिंग का कार्य करती है, और दूसरा ये पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है। तो इसी कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों पर जो है शहरी वन विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसे नाम दिया गया मातृवन पहल। उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, पारिस्थितिक संरक्षण हो पाए, जन समुदाय की भागीदारी हो पाए और शहरी संधारणता की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। इसके तहत ये ध्यान दिया जाएगा कि इकोलॉजी, उस क्षेत्र विशेष की इकोलॉजी को जो भी नुकसान हो चुका है उसे हम पुनर्बहाल कर पाएं। जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, यानी उस क्षेत्र को लेकर स्थानीय नहीं है, जो तेजी से फैलती हैं और जो स्थानीय प्रजातियां उनको नष्ट कर देती है, इस प्रकार की आक्रामक प्रजातियों को हटाना, देसी वृक्षों की प्रजातियों का रोपण और अरावली विशिष्ट जैव विविधता की पुनर्बहाली करना, इन सारे उद्देश्यों से प्रेरित होकर मातृवन पहल की शुरुआत की गई है। तो ये थी हमारी एक संक्षिप्त सुर्खी। अगली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है माउंट लेवोटोबी से। क्या हुआ? माउंट लेवोटोबी में ज्वालामुखी विस्फोट हुए और इस ज्वालामुखी विस्फोट में राख लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। तो ये काफ़ी जोरदार प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट था, जिसके चलते माउंट लेवोटोबी चर्चा में रहा। अब माउंट लेवोटोबी के बारे में कुछ तथ्य जानने जरूरी हैं। यह इंडोनेशिया में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, और ध्यान रहे इंडोनेशिया में यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से माउंट लेवोटोबी एक है। माउंट लेवोटोबी 2 जो एक दूसरे के निकट अवस्थित है इस प्रकार के वोल्केनो से बना है, जिसमें से एक है लॉकी लॉकी और दूसरा है पेरम्पुआन। आपस में ये एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर से भी कम है। इनमें से एक यानी लॉकी लॉकी काफ़ी बार सक्रिय रहता है, लेकिन जो पैरापुआन है उसमें अंतिम बार विस्फोट 1921 और 1935 में हुआ था। इनसे जुड़कर जो बनता है वो क्या है? माउंट लेवोटोबी वोल्केनो। ये कहाँ अवस्थित है? ये रिंग ऑफ फायर, हमने पहले भी रिंग ऑफ फायर देखा है, प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके पास। और रिंग ऑफ फायर क्यों बनता है? क्योंकि 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, यानी जहां पर विवर्तनिक तौर पर सक्रिय प्लेट हो। और बाउंड्री किस प्रकार की बनती है रिंग ऑफ फायर में? यहाँ पर अभिसारी प्रकार की बाउंड्री बनती है, यानी प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। एक प्लेट भारी होने के चलते नीचे क्षेपित होती है और ये कारण है जिसके चलते रिंग ऑफ फायर बनता है, अर्थात यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप जैसी गतिविधियां काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना माउंट लेवोटोबी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली संक्षिप्त सुर्खी जो जुड़ी हुई है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक से। हुआ क्या कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। और ये किस बात पर आधारित है? देखिए, बाढ़ की अवधि और ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर इनके द्वारा गंभीरता सूचकांक डेवलप किया गया है। अब इस सूचकांक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। चूंकि ये नाम ही बता रहा है जिला बाढ़ गंभीरता, यानी जिला को एक इकाई लेकर चल रहा है, तो ये बात प्रमुख है। क्यों? क्योंकि भारत में वैसे भी शासन प्रशासन में जिला को प्रमुख इकाई माना जाता है। आपदा योजना और प्रबंधन के लिए प्रमुख प्रशासनिक इकाई हमारे यहाँ क्या है? जिला है। तो इसमें जिला के आधार पर या जिला के स्तर पर बाढ़ की गंभीरता को दर्शाया जा रहा है। इसमें कुछ 6 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर गंभीरता का आंकलन किया जाएगा, और इन 6 फैक्टर्स को 2 समूह में विभक्त किया जाता है। पहले समूह में है 4 फैक्टर और दूसरे समूह में है 2 फैक्टर या कारक। 4 में कौन कौन से हैं? देखिए, बाढ़ की घटनाओं की संख्या पहले कितनी रही है, बाढ़ की औसत अवधि कितनी है, कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित होता है। एक तो
इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही बाढ़ से होने वाली क्षति को भी कंसिडर किया जाएगा कि लोगों की कितनी मृत्यु हो रही है, घायल लोगों की संख्या कितनी है। इन सब के आधार पर जो ऐतिहासिक ट्रेंड्स है उनको ध्यान में रखकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा, इसलिए यह संक्षिप्त न्यूज चर्चा में है। साथ ही अगली न्यूज बात करती है कोल्ड पूल की। कारण क्या है, क्यों चर्चा में रहा? वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नए अध्ययन में यह आया कि कभी कभार बारिश से कोल्ड पूल के कारण समुद्र की जो सतह है वो बाहरी और अधिक स्थिर हो जाती है। अब ये कोल्ड पूल परिघटना क्या है? देखिए, बादल है, वर्षा होती है। अच्छा, जब तूफानी या तेजी से वर्षा होती है तो कई बार देखा जाता है कि वर्षा का जो जल है वो धरातल पर या सतह पर नहीं पहुंचता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है। अब जो वाष्पीकृत हो गया, इवेपोरेट हो गया, मतलब वायु ने जो है आर्द्रता प्राप्त कर ली, जिसके चलते वो वायु जो आर्द्रता प्राप्त करती है या इवेपोरेटेड जल को ग्रहण करती है वो अत्यधिक ठंडी हो जाती है बाकी जो वायु है उसकी तुलना में। और जब ये ठंडी हो जाती है तो भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो भारी होने के चलते नीचे सतह की तरफ जाती है और सतह पर फैल जाती है। इसी परिघटना को हम कहते हैं कोल्ड पूल। मतलब कुछ भी नहीं, सिंपली देखिए, कोल्ड पूल ऐसा छोटा क्षेत्र होता है जहां वर्षा वाले बादलों के नीचे वाष्पीकरण से ठंडी हुई हवा सतह पर फैल जाती। प्रक्रिया क्या है? तूफान के दौरान होने वाली बारिश का कुछ जल जमीन पर पहुंचने से पहले इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेटेड जल से वायु का कुछ हिस्सा ठंडा हो जाता है और जिससे वो भारी हो जाती, भारी होकर सतह पर फैल जाती है। तो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्या कहा कि कोल्ड पूल के चलते समुद्री की जो सतह है वो भारी हो जाती है और अधिक स्थिर हो जाती है, क्योंकि जब वायु नीचे की तरफ उठती है, भारी है, तो जो सतह है वो स्थिर हो जाती है, गतिविधियां प्रभावित हो जाती है। तो यही है कोल्ड पूल अवधारणा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसके बाद C295 परिवहन विमान। अब भारत को स्पेन ने 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों का आखिरी बेड़ा सौंप दिया है, जिसके चलते चर्चा में रही। C295 क्या है? सामरिक एयरलिफ्टर है। अच्छा, इनको एयरबस ने बनाया और एयरबस क्या है? एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। विशेषता क्या है C295 की? ये बहुत ही कुशल सामरिक परिवहन विमान है। 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं और यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एब्रो बेड़े की जगह लेंगे, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। तो बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नोच सिग्नलिंग क्यों चर्चा में है? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नोच सिग्नलिंग नामक एक प्रमुख कोशिकीय मार्ग के लिए सिंथेटिक उत्प्रेरक का निर्माण किया। अब यहाँ पर सबसे प्रमुख बात जानना जो है वो ये है कि आखिर नोच सिग्नलिंग है क्या। देखिए, एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ संचार करती है, तो संचार का जो महत्वपूर्ण तंत्र है कोशिकाओं के बीच, वही क्या कहलाता है? नोच सिग्नलिंग। अब ये जो संचार प्रक्रिया है, बहुकोशिकीय जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उनकी विकास प्रक्रियाओं के लिए या उनमें होमियोस्टैटिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। होमियोस्टैटिस क्या होता है? देखिए, जीवित जीव अपने बाहरी पर्यावरण में जो भी बदलाव आते हैं उनके अनुरूप अपने शरीर के आंतरिक अंगों, उनके क्रियाकलापों को भी स्थिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जीवों के इसी गुण को हम होमियोस्टैटिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो नोच सिग्नलिंग है, मतलब ये एक ऐसा महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से कोशिकाओं के बीच संचार संभव हो पाता है। ये जो है किस में सहायक है? ये जीवों की विकास प्रक्रियाओं में सहायक है और ये होमियोस्टैटिस प्रक्रिया में भी मददगार होती है। कोशिकाओं का भविष्य, कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिकाओं की विशिष्ट रूप में परिवर्तन होने की क्षमता, कोशिकाओं की मृत्यु, इन सब के निर्धारण में नोच सिग्नलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये सिग्नल प्रणाली ही गलत हो जाए या कोशिकाओं के बीच जो संचार है वही बाधित हो जाए, तो जन्म संबंधी अनेक दोष या कैंसर जैसी बीमारियां भी संभव हो सकती हैं। तो नोच सिग्नलिंग क्या है एज ए कंसेप्ट? तो ये कोशिकाओं के बीच एक प्रकार का क्या है? संचार का महत्वपूर्ण तंत्र। और कोशिकाओं के बीच संचार शरीर के या जीव के प्रमुख विकास, होमियो
स्टैटस से जुड़ी हुई प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ओवरऑल कोशिकाओं का फंक्शन कैसा होगा, अवस्था कैसी होगी, उसको निर्धारित करता है और ये सही से कार्य न करें तो बीमारियों का कारण भी बन सकता है। साथ ही चर्चा में है शारदा लिपि। शारदा लिपि चर्चा में इसलिए है क्योंकि शारदा लिपि आधारित प्रदर्शनी पहली बार चिनार पुस्तक महोत्सव के दौरान आयोजित की गई, जिसके चलते शारदा लिपि चर्चा में है। इस लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। और इसका इस्तेमाल अगर पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो किसके द्वारा किया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा किया जाता है। शारदा लिपि के बारे में कुछ चीज़ें कि एक प्रकार से यह ब्राह्मी परिवार की ही लिपियों आधारित एक लेखन प्रणाली है। यह संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख लिपि है। इसका प्रसार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में भी हमें शारदा लिपि की जो है कुछ उदाहरण या शारदा लिपि का हमें कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण मिलते हैं, जैसे गणेश की मूर्ति, जैसे उमा महेश्वर की मूर्ति काबुल के पास। 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में इस लिपि का विकास हुआ और आज इसकी बहुत ही कम मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ बची हैं। तो शारदा लिपि का प्रसार क्षेत्र कहाँ है, किस प्रकार से इस्तेमाल, किस भाषा में अधिक इस्तेमाल, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी जानकारी है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। तो ये थी आज की संक्षिप्त सुर्खियाँ। चीज़ों को या बातों को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे ढंग से रिटेन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए और उनका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। धन्यवाद।